हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता। पहली चीज़ तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से। वो मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी रहीं, कुछ व्यस्तताएं रहीं, जिस वजह से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी जो सबसे अधिक प्रश्न है लोगों के मन में कि 14 मई आने वाला है और प्रीलिम्स नज़दीक है, कौन सी रणनीति होनी चाहिए, अभी बचे हुए दिनों में क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरा ये वीडियो मेन फोकस रहेगा कि अभी आप क्या करें जिससे 14 मई को आप एश्योर हो जाएं या आपकी तैयारी में थोड़ा सा बल मिल जाए कि हाँ, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एक पहले मैंने वीडियो बना रखा है इस संदर्भ में कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी में मैंने बताया था कि 28 फरवरी तक आप अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करें। स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के बाद ही मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा। तो लगभग वो वीडियो बनाए मुझे 60 दिन से ऊपर हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो किताबें मैंने आपको बताई थी कि वो बेसिक्स किताबें हैं, अगर आप उसको कंप्लीट कर लें या जो भी किताबें आप एक किताब रख रहे हैं उस किताब को अच्छे से पढ़ लें, जिससे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्च से लगाएंगे तो आपको उसके पीछे का इतिहास पता होगा कि ये क्यों इसका आंसर ये है। या जब वो सेगमेंट में आप क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। बहुत संभावना है कि बहुत से लोगों को किताब कवर नहीं हुई होगी। कुछ लोग को ये लगा होगा कि एक बार में तो समझ में ही नहीं आया, 60 दिन में कैसी सारी किताबें कवर हो सकती हैं। नो डाउट चैलेंज रहते हैं, हम 2 बार 3 बार किताबों को पढ़ते हैं तो वो किताबें हमारी समझ में आती हैं। लेकिन 1 जनवरी को मैंने एक आदर्श स्थिति लेते हुए आपको बताया था कि 28 फरवरी तक अभी आप स्टैटिक किताबों को पढ़ें। ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने कहा था, ना मैंने टेस्ट सीरीज के लिए कहा था, क्योंकि वही एक रास्ता था। अगर किसी ने पहले किताबें पढ़ रखी होंगी तो उसके लिए बहुत ईजी रहा होगा इस 58 से 60 दिनों में इन किताबों को दोबारा से पढ़ लेना। जिन्होंने पहली बार भी पढ़ना चाहा होगा तो उम्मीद है कि 60 दिन इनफ होते हैं उन किताबों को, 5 से 6 किताबों को कवर कर लेना। तो अभी 1 मार्च के बाद से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं 1 मार्च को नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अभी सबका दिमाग रहेगा होली है, होली बीत जाए। 8 मार्च के बाद मैं मानता हूँ 10 मार्च से 10 मई तक की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, अप्रॉक्स 60 डे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर मेरी ये वीडियो है। जैसे मैं 2 सेगमेंट में बांटूंगा। अभी जो प्रीलिम्स है उसको मैं 2 सेगमेंट में बांट रहा हूँ, एक स्टैटिक पोर्शन है, एक करंट अफेयर्स है। मेजर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है लोगों को करंट अफेयर्स के लिए, वो मैंने पहले बता रखा है अपने वीडियो में। हालांकि लास्ट में इस वीडियो को मैं बता दूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए वो क्या करें। स्टैटिक पोर्शन में जैसे हम देखते हैं कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब जितने भी हमारे आते हैं ये स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि स्टैटिक पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है कि हिस्ट्री का जो नीड होता है, जो डिमांड होता है, वो इकोनॉमिक्स में भी हो, या वही समझ की ज़रूरत होती हो, या जो पॉलिटी में आप पढ़ रहे हो वही समझ आपको इन्वायरमेंट में चाहिए। सारे विषयों का ज्ञान अलग होता है। किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है तो किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है, तो किसी को इन्वायरमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। वो कई लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड होता है या व्यक्तिगत रुचि पर डिपेंड करता है। लेकिन अब हम यहाँ पर व्यक्तिगत रुचि को परे रखते हुए थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच को अपनाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है जिससे हमारे आउटपुट अधिक आ जाए। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो अनुभव रहा, मैं बीकॉम बैकग्राउंड का था, कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड था, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मेरे बैकग्राउंड में कभी नहीं रहे। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया, जो मेरा अप्रोच रहता था, वो सबसे अधिक रहता था कि कम पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से कवर हो जाएं और वो सेगमेंट ईजी भी हो। तो इस तरीके से मैंने पहले आपको बताया था कि पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मोर देन 100 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, पॉलिटी से, साइंस से, इन्वायरमेंट से, जियोग्राफी से और करंट अफेयर्स को मिला करके 2022 में 100 क्वेश्चन आए थे, और 2021 के पीसीएस में देखा जाए तो 106 क्वेश्चन, 106 प्रश्न इन्हीं सेगमेंट से थे। यानी जिन्होंने पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स अच्छे से किया था वो 100+ क्वेश्चन को अच्छे से करने की स्थिति में थे। 106 प्रश्न पूछे गए तो 106 प्रश्न आपको आते होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन 106 प्रश्नों के लिए अगर आपने उस लिमिटेड सोर्सेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से किया होगा, तो आप विश्वास मानिए 75 प्रश्न इस 106 से आप निकाल लेंगे। 75 to 80 क्वेश्चन 100% एश्योर वाले आप इसमें से निकाल लेंगे। इसलिए मेरा सबसे अधिक बल रहता है कि पहले तो उन 4-5 सेगमेंट को आप अपने पास डिकोडिफाइड कर लें कि इसमें से 5 किताबें ऐसी रखें जिसको हम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उससे प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन में इन 5 चीज़ों को, पॉलिटी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, जियोग्राफी है, इनमें एक ख़ास बात और होती है। इनमें आप देखेंगे स्थिर होते हैं, इसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है, और ये चीज़ें बहुत सिलेबस में देखेंगे तो फिक्स है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रश्नों को बनाए जाने की संभावना नहीं होगी
अगर हम कंपैरेटिवली रूप से इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ें जो हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसकी किताबें कहाँ से पढ़ लें, एंशियंट कहाँ से कर लें, मिडाइवल कहाँ से कर लें। तो क्रमबद्ध रूप से मैं उस पर आऊँगा। पहली चीज़ मैं बात करता हूँ कि पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इनको अगर अच्छे से करें विद करंट अफेयर्स के साथ, विश्वास मानिए 100 क्वेश्चन प्लस इसी सेगमेंट से आने वाले हैं। पॉलिटी बहुत इजी सेगमेंट है, बहुत इजी चीज़ें इसमें, बहुत अमेंडमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें आती हैं वो आप उसको पढ़ लेते हैं या अपने बुक में अपडेट कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं बनती है। अगर न्यायपालिका पर है तो वो किताबें, अगर आपने एक किताब टेक्स्ट बुक लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रखा है, न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका, तो प्रश्न बहुत बाहर जाने की संभावना नहीं होती है। ग्राम न्यायालय आप देख लीजिए, अधीनस्थ न्यायालयों में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लीजिए। राज्यपाल अगर है तो उसको आप अच्छे से कर लिए तो राज्यपाल से अगर प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होंगे। 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे ही जाते हैं। अगर 15 पूछ रहे हैं तो आप 12-13 सही करने की स्थिति में रहे। इसी तरीके से मुझे इन्वायरमेंट ऐसा लगता था कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलाव की ओर नहीं होती प्रीलिम्स में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किए होंगे तो इन्वायरमेंट एक ऐसा है कि आप उससे क्वेश्चन अच्छे से निकाल सकते हैं। साइंस में बहुत परिवर्तनशील नहीं है और बहुत सिलेबस ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा। ज़्यादातर टेंडेंसी साइंस के प्रश्नों में होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चंस को ही वो पूछते हैं। तो ये 4 चीज़ों को, 5 चीज़ों को आप अच्छे से कर लें करंट अफेयर्स के साथ। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के लिए मैं अलग से बता दूंगा इसी के थोड़ा आगे। पहले मैं इन चारों को बताना चाहूँगा कि इनको करना कैसे है। स्टैटिक किताबें आपने पढ़ रखी हैं इसकी। इन्वायरमेंट के लिए आपने मान लीजिए दृष्टि पढ़ रखा होगा, लक्ष्मीकांत पढ़ रखा होगा पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आपने मान लीजिए एनसीईआरटी के साथ महेश वर्णवाल को पढ़ रखा होगा। साइंस के लिए मैंने बताया था कि समान अध्ययन आती है, लूसेंट की आती है सामान्य विज्ञान करके, आपने उससे कर लिया होगा। इनकी किताबों को आप अपने पास एक एक किताबों को अपने पास रख लीजिए और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए होली के बाद से। और उनको बहुत ज़्यादा समय दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत समय दीजिए। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि सिर्फ यूपी के क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है, ना कि सारे क्वेश्चन को। आप झारखंड में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब प्रश्नों को मत सॉल्व करें। इन सेगमेंट के सारे क्वेश्चन उठाइए और यूपी में पूछे गए प्रश्नों को हल करिए। वो चाहे आरओ में प्रश्न आया हो, चाहे पहले नायब तहसीलदार का अलग होता था, ये सबऑर्डिनेट करके कुछ पेपर होते थे, उसको आप देख लीजिए। यूपी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाने स्टार्ट करिए। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि सर अदर स्टेट के क्यों ना लगाएं, कि उससे भी तो प्रश्न बन सकते हैं। मेरा साफ मानना है कि इतने अधिक प्रश्न होते हैं कि आप उन प्रश्नों को कमांड नहीं कर सकते, ना आपके पास उतना टाइम है। जितना टाइम है आप उस 5 से 6 हज़ार प्रश्नों को जो यूपी में पूछे गए, अगर आप यूपी में पूछे गए प्रश्नों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाली है वहाँ पर प्रश्नों को हल करने में। तो मेरा सबसे ज़्यादा दबाव इसी पर रहेगा, इसी बात पर रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। घटना चक्र की किताब आती है, हिंदी माध्यम में है, अब तो इंग्लिश मीडियम में भी वो शायद आने लगी है। तो उनको लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार लगाने का तरीका अलग हो सकता है। आप प्रतिदिन 50 पेज पॉलिटी के रख सकते हैं, उसके साथ 50 पेज हिस्ट्री के रख सकते हैं, या 50 पेज पॉलिटी के साथ आप ज्योग्राफी को रख सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल पड़े। आप 100 पेज रख सकते हैं, लेकिन इतना ही रखें जिसको आप अच्छे से पढ़ के समझ पाएँ कि इसके पीछे आंसर क्यों है। यूपी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र में, उन सारे क्वेश्चन पे आपको कमांड करना है। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर घटना चक्र से कोई आपसे पूछा और आप उसको नहीं बता पाए। सुनने में इजी लगता है, लोग इसी को करने के चक्कर में वो झारखंड, बिहार सब सॉल्व करने लगते हैं। यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि वो सारे प्रश्नों को सॉल्व तो कर लेते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन विश्वास मानिए वो प्रश्नों पर वो उनकी कमांड नहीं होती है। अगर आपको अपने प्रश्नों की कमांड देखना है तो अपने किसी मित्र को आप अपनी घटना चक्र दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं रैंडमली आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जो यूपी में पूछा गया हो, वो आंसर छुपा करके आपसे पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप खुद के साथ भी कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ करना चाहें तो। प्रश्नों को छुपाएं, रैंडमली कोई भी पेज खोलें जो यूपी में प्रश्न पूछे गए, आप सॉल्व करके देखें क्या आपको प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। विद 100% एक्यूरेसी के साथ आपको वो सारे प्रश्न सॉल्व होने चाहिए। तो अगर आपको इतनी एक्यूरेसी और कमांड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आप अदर स्टेट के क्वेश्चन को ना सॉल्व करें, और उसका बहुत मुझे फ़ायदा भी नहीं दिखता है। यूपी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तरीका बस अब इस बार इतना सा बदला होगा कि जैसे आप मान लीजिए महाधिवक्ता आप पढ़ रहे हैं, महान्यायवादी वर्ड आ गया, या महान्यायवादी पढ़ रहे हैं महाधिवक्ता वर्ड आ गया, तो महाधिवक्ता के बारे में अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो तुरंत आप जाइए लक्ष्मीकांत खोलिए, महाधिवक्ता को देखिए और पढ़ लीजिए।
अगर लोकायुक्त पूछा गया है, कोई प्रश्न आया है लोकायुक्त से और वो एक ही प्रश्न पूछा गया लेकिन आगे पीछे कोई प्रश्न लोकायुक्त से अधिक नहीं पूछा गया है, तो मतलब कि लोकायुक्त एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुरंत आप उस किताब से जाइए, लक्ष्मीकांत से या इंटरनेट से उसको तुरंत लोकायुक्त के बारे में पढ़ लीजिए। अब जैसे आप इन्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कोई चैप्टर आप सॉल्व करते समय लगा, जैव विविधता आप क्वेश्चन सॉल्व किया, 8-10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपने कमांड कर लिया, लेकिन वो 8-10 प्रश्नों के साथ एक बार जैव विविधता अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सीधे आप रैंडम जाइए, उस किताब में से खोलिए जैव विविधता, चाहे वो दृष्टि वाले से आप पढ़ रहे हो, परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हो, कहीं से भी कोई जो भी एक किताब आपके पास अपनी मूल किताब हो जिससे आप स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं, उस किताब में से जाइए और उस चैप्टर को पढ़ लीजिए एक बार। ये सारे के साथ एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ उन टॉपिक्स के साथ करना है जिनमें आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो या आपको लगे ये बहुत महत्वपूर्ण है या उससे जुड़ा हुआ इशू है। सीबीआई पर हो सकता है एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आप एक प्रश्न सॉल्व करने से सीबीआई को संरचना को नहीं समझ पाएंगे, किस एक्ट के तहत वो इस्टेब्लिश हुई है उसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप क्या करिए, सीबीआई को इंटरनेट से पढ़ लीजिए, नहीं किसी बुक सोर्स में पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिन रात लगाइए, जितनी बार लगा सकते हैं उतनी बार लगाइए, तब तक लगाइए जब तक वो आपके मन में, आपके जहन में ना बैठ जाए, उसके कॉन्सेप्ट को आप ना समझ लें, नीचे उसकी व्याख्या दी होती है आप उसको पढ़ लें। हाँ, एक चीज़ ये नहीं करना है कि जो उसके शुरू के जो चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले वो कुछ कंटेंट दिए होते हैं, उन कंटेंट को अवॉइड करें। कारण क्या है, वो कंटेंट होता क्या है, वो कंटेंट होता ये है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रदेशों में और यूपीएससी में, उन सारों का संकलन वो एक जगह नोटबुक की तरह बना करके देते हैं, तो वो वही चीज़ें काम हो जाएगी कि आप अदर स्टेट के क्वेश्चन को पॉइंटर में पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि उसको पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी स्टैटिक किताब को पढ़ लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बजाय कि घटना चक्र के पहले के कुछ पन्नों को जो उन्होंने फैक्ट दे रखा, पॉइंटर दे रखा है, वो एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। मेरी सलाह है, आपको अगर करना है तो आप करिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मना करूँगा कि उसको आप मत करिए। मेरी रणनीति हमेशा से रही है कम समय में अधिक आउटपुट निकालने की। समय कम है, किताबें भी हमें कम रखनी पड़ेंगी, मटेरियल भी कट करना पड़ेगा, तभी हम उससे आउटपुट ले पाएंगे। अगर हम 3 किताबें रख लिए, 2 किताबें रख लिए, सारे पन्ने पढ़ रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट और जो गैर ज़रूरी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज को पढ़ने के बाद मल्टीपल क्वेश्चंस लगा रहे हैं, अदर स्टेट को भी लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं, यूट्यूब भी फॉलो कर रहे हैं, बेसिक बुक भी पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर होगा। उसमें दिक्कत ये होती है कि हमारा किसी टॉपिक पर कमांड नहीं हो पाता और हमेशा हमारे मन में डर बना होता है। कम पढ़िए और थोड़ा सा रिस्क वाले भावना से पढ़िए कि ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ और एमपी, राजस्थान सब छोड़ रहा हूँ तो मेरा बहुत क्वेश्चन अगर पूछा भी गया तो मान लीजिए 3 प्रश्न आपका लॉस होगा, लेकिन विश्वास मानिए उन 3 प्रश्नों के बजाय आप 10 उन प्रश्नों को सही कर लेंगे जो आप मिस्टेक कर देंगे लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। तो स्टैटिक किताबों को आप अपने पास रखिए। अब स्टैटिक किताबों को पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उन एमसीक्यू पे कमांड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वो टॉपिक देता है एक ही जगह पर जो आयोग ने पिछले 10 साल 20 साल में पूछे हुए हैं। उन टॉपिक्स पे अगर आपने कमांड कर लिया थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आपने रैंडमली जा करके उसको इंटरनेट से पढ़ लिया या अपनी किताबों को खोल के पढ़ लिया, अगर विज्ञान की चीज़ों को लगा रहे हैं, परावर्तन से क्वेश्चन है, अपवर्तनांक से क्वेश्चन है, प्रकाश से संबंधित प्रश्न है, आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको लगा कि नहीं इसको एक बार डिटेल में पढ़ लें, तो समान विज्ञान में लूसेंट की किताब है, आपने प्रकाश को खोला और उस प्रकाश वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका समय भी मैं बता रहा हूँ बहुत बचेगा और आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम हो जाएगा और आपकी चीज़ें, आपकी जो एक एक किताब स्टैटिक है उस पर आपकी कमांड होगी। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं फिर कहूँगा, मत भागिए, इधर उधर मत दौड़िए। ये बहुत अनुभव के बाद मुझे समझ में आई है, ऐसा नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं की थी, मैंने भी यही मिस्टेक्स किया और जब असफलताएँ मिली 1-2 बार तो मुझे समझ में आ गया कि ये दिक्कत कहाँ पर हो रही है। और पिछली 2 बार की सफलताओं के दम पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कम मटेरियल मेरे पास था, मेरे पास थे ही नहीं मटेरियल, और उन्हीं कम मटेरियल से मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया, उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और उसी को देने के बाद मेरा प्रीलिम्स भी निकला है, मेंस भी निकला है। सिर्फ इतना है कि उसके बाद आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं और अपनी किताबों पर जब बार बार जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका और ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो अभी आप कुछ मत करें, जैसा तरीका आपको बताया है वैसा ही आप अपना करना स्टार्ट कर दें, इतना इनफ है। अब ये तो मैंने स्टैटिक पोर्शन के उस सेगमेंट के बारे में बात किया जहाँ से क्वेश्चन 100+ आ रहे हैं।
फिर से बोल देता हूँ, पॉलिटी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। ये जो पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं करते। अगर आपने एक बार वर्षा को पढ़ लिया है, एक बार वेजिटेशंस को अच्छे से पढ़ लिया है, ज्वालामुखी पढ़ लिया है एक बार, या ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लिया, तो इसमें बहुत क्वेश्चन इधर उधर से वेरी करके नहीं बना सकते। या पॉलिटी को अगर आपने गवर्नर को अच्छे से कर लिया तो बहुत उसमें वेरिएशन नहीं है। ये 4 सेगमेंट आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। कॉन्फिडेंस इस बात का देगा कि 80 से 90 प्रश्न आपको पेपर में देखे हुए पढ़े हुए लगेंगे, वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। जब हमारे प्रश्न देखे हुए, वो हमें आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो बात की बात है। कई बार तो होता है देखे हुए प्रश्न को ही हम कह देते हैं कि हाँ ये तो हमारे सही हो गए, तो वो कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम रूम में ही आपका बन जाएगा। अब आते हैं 2 सबसे चैलेंजिंग और जो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन 10 में से 6 लोगों की क्वेरी होती है कि सर हिस्ट्री कैसे करें, या 10 में से 8 की होती है सर इकोनॉमिक्स कैसे, क्या सोर्स हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, उसको आप कर क्या कर लोगे। एनालिसिस किया है कितने क्वेश्चन आते हैं उससे, या कितने क्वेश्चन को आप तुक्के से मार देंगे तो भी आप सही निकाल लेंगे। क्लियर होइए, विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए, बहुत पीसफुल माइंड से जाएंगे एग्ज़ाम में, और जाने के बाद आपको लगेगा यार 100-120 तो मुझे दिखे हुए लग रहे हैं, पढ़े हुए लग रहे हैं। बात करते हैं पहली चीज़ इतिहास को लेकर के, सबसे कन्फ्यूजिंग सेगमेंट होता है। हाँ, इसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अदर सेगमेंट से। जैसे अगर आपने जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अदर सेगमेंट से। ये चीज़ दिमाग में रख के चलिएगा कि अगर मैं हिस्ट्री में आपका टेंशन थोड़ा कम कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपको कम कर दे रहा हूँ टेंशन, या कम ईजी तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन निकालने का, तो इतना मान के चलिए वो मेहनत जो आपको बचा रहा हूँ वो आपको अदर 4 स्टैटिक पोर्शन में लगाना पड़ेगा। बताता हूँ इसका कि सबसे कन्फ्यूजिंग सेगमेंट आपका हो जाता है जैसे इतिहास। इतिहास भी कोई एक किताब पढ़ करके आप प्रश्नों को हल कर लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मुग़ल पढ़ लीजिए, आप बाबर के बारे में पढ़ लीजिए, स्पेसिफिक हो जाइए। बाबर के बारे में आप पूरा पढ़ लेंगे लेकिन एश्योर कभी नहीं होंगे कि उससे जो प्रश्न आएगा आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, बहुत सारी किताबें लिखी गई है। इतनी किताबें लिखी गई हैं इतिहास पर कि मुझे लगता है कई बार एग्ज़ाम सेंटर भी 1-2 किताबें अपनी लिखा होगा वो वहीं से प्रश्न उठा लेता है। पहले जब ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर का ऑप्शनल का पेपर होता था प्रीलिम्स में, मतलब एक ऑप्शनल इतिहास किसी का है तो वो प्रीलिम्स में एक पेपर इतिहास से देता था। उसके बाद भी उसके प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जाते थे कि वो जीएस के क्वेश्चन नहीं हल हो पाते थे। ये बहुत पहले की बात है। तो इतना विश्वास रखिए मन में कि इतिहास एक ऐसा सेगमेंट है, जैसे आप अदर 4 स्टैटिक पोर्शन पढ़ के विश्वास तो ला सकते हैं कि हाँ इसमें से पढ़ लिया तो क्वेश्चन, और मेरा भी दावा है कि कमोबेश उससे आप सही कर लेंगे। 10 में से 8 प्रश्न आपको पढ़े हुए दिख जाएंगे, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है। इतिहास में अगर आप एंशिएंट में आप जाएँ, बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लें, लेकिन एंशिएंट में जब आप बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी को आप पढ़ लीजिए, एक किताब को भी पढ़ लीजिए, फिर भी संभावना ये है कि वो एक आध प्रश्न ऐसा पूछ देंगे कि आपको वो बौद्ध धर्म के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो जब हम इतने वेरिएशन वाले सब्जेक्ट को पढ़ने की बात कर रहे हैं, कवर करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे संभव है मैं आपको एक किताब बता दूं कि आप ये पढ़ लें क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मेरी भी सीमा है, मेरी भी संभावना है। यहाँ पर हमारा काम करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इसको कैसे टैकल करते हैं। पहली चीज़ तो मन में ये बैठाइए, इकोनॉमिक्स और इतिहास, हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वेरिएशन बहुत है। आपके पढ़ने के बाद भी प्रबल संभावना है कि वो ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछ देंगे जो आप कभी नहीं हल कर पाएंगे। इक्ष्वाकु वंश पे आपने खूब अच्छे से पढ़ लिया, चोला वंश पे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि आप एग्ज़ाम से बाहर निकल के कहेंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जबकि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा और एक स्टैटिक बुक को भी अच्छे से कर रखा है। तो इसका नेचर तो ये है पहली चीज़। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्थिर होना है, सहज होना है और मन को विश्वास दिलाना है। तथ्यों की बात करते हैं, इतिहास से और अर्थव्यवस्था से। इतिहास और अर्थव्यवस्था से 2021 में पूछे गए थे 31 प्रश्न, 2022 में पूछे गए थे 43 क्वेश्चन। अगर मैं मान लूँ 30 और 40 मान लेता हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए इतिहास से और इकोनॉमिक्स से। इतिहास में आपको करना क्या है, जितने से आपको विश्वास हो जाए कि इतना लोगों ने किया है, इतना मैंने भी कर लिया है। इतिहास में आप एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैं कोई बुक आपको नहीं कहूँगा पढ़ो, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, बहुत अधिक किताबें ना, उसका बहुत मेंस में रोल है। अगर आपका ऑप्शनल रहा है तो आपको, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऑप्शनल इतिहास रहा है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका इतिहास ऑप्शनल नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी पूरी तैयारी में मैंने कभी इसके लिए किताबें नहीं पढ़ी, चाहे मेरा यूपीएससी का अटैम्प्ट रहा हो, चाहे स्टेट पीसीएस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे लिए इनफ थे।
मेरे लिए इनफ इसलिए थे क्योंकि मैं किताब पढ़ता नहीं था, और मैं जब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार लगाता था, मैं बार बार भूलता था, उसी से मैं नोट्स बनाता था, उसी को फेंकता था, उसी को पन्ने पे लिखता था, उसी को फिर रिवाइज़ करता था। मैं कितनी बार रिवाइज़ किया हूँ घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने फिर भी कहा है, पहले भी कहा है, मुझे नहीं पता। इतनी बार मैंने किया है, 100 बार से तो मुझे लगता है अधिक बार मैंने किया है। मुझे 1 बार, 2 बार, 5 बार में दिमाग में चीज़ें नहीं बैठती थी। मैं बार-बार कर के कहते हैं ना, रसरियावत जात के सिल पर पड़त निशान, तो वही मेरे साथ रहा कि मैं बार-बार रिवीजन करता था। दूसरी चीज़ क्या करना है, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आप लूसेंट को देख लीजिए। लूसेंट में बहुत अच्छे फैक्ट दे रखे हैं और थोड़ा-सा व्यवस्थित मैनर में दिया है, बॉक्स में दिया है, और उसमें एक क्रोनोलॉजी की तरीके से दिया है, बौद्ध का, जैन का, जिस तरीके से सल्तनत का है, फिर मुग़ल का है, तो क्रोनोलॉजी भी एक दिमाग में बैठेगी। और बहुत छोटे-छोटे में आपको, जैसे गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, वो सब बहुत अच्छे से उसमें लूसेंट में दे रखा है। लूसेंट चुपचाप पढ़ लीजिए, 20-25 पेज होंगे। दूसरा काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से उठा करके लगा लीजिए। इतना लगा लीजिए, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा आप कर भी रहे हैं, किताबों को ला के पढ़ रहे हैं, तो वो आउटपुट आपका बहुत बुद्धिमत्ता वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मान लीजिए 10 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडाइवल के आए, आप इतना ही कर लेंगे, इतना ही कर लेंगे जितना मैंने बताया। लूसेंट से कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, तो 4-5 क्वेश्चन आप कर देंगे। किताबों को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आप 10 के 10 सही कर लेंगे। जो किताब पढ़ रहे हैं या जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, उनसे पूछिए क्या वो इतिहास के सारे प्रश्न सही कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो आप इसमें ये कर लीजिए। मॉडर्न में आपको क्या करना है, मॉडर्न एक महत्वपूर्ण इशू है, इसलिए बन जाता है क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में भी है और इसकी समझ होना ज़रूरी है। अगर आपको अदर आंसर्स लिखना है, एस्से लिखना है या इंटरव्यू में आपको जवाब देना है, तो एक स्पेक्ट्रम की किताब आपने पहले पढ़ रखी होगी, मैंने पहले भी बताया था। स्पेक्ट्रम की किताब के साथ ही आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने का तरीका वही रखिए जो पहले के 4 स्टैटिक पोर्शन में मैंने बताया। अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा लिया, लेकिन आपको पढ़ने की थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया कि भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया जाए, तो तुरंत जाइए स्पेक्ट्रम से, केवल भारत छोड़ो आंदोलन को आप पढ़ लीजिए। इतिहास पढ़ने का उसके पहले का भी मन कर रहा है, तो उसको पहले भी देख लीजिए। अगर कैबिनेट मिशन के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, तो बाकी मिशंस को भी देख लीजिए कि कौन-कौन से आए थे, ठीक है? वेवल मिशन को देख लीजिए, कैबिनेट को देख लीजिए। इसी तरीके से आप कोई मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जा करके आप सीधे स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए। इतना कर लीजिए, इतिहास में इतना मोर देन इनफ है और इससे ज़्यादा आप टाइम मत लगाइए। इसी को मल्टीपल टाइम कर लीजिए, इतिहास के क्वेश्चन आपके बन जाएँगे, ठीक-ठाक बन जाएँगे। इकोनॉमिक्स में क्या करना है? इकोनॉमिक्स में भी लगभग यही करना है, क्योंकि बहुत किताबों के पीछे मत पड़िए, बहुत किताबों के पीछे मत भागिए। मुख्य परीक्षा में बहुत रोल नहीं है किताबों का। उसमें कुछ टॉपिक हैं जो किताबों से आप देख करके अपनी नोट्स बना लेंगे मेंस के लिए। तो इसलिए अभी इसमें भी किताब पढ़ें तो क्यों पढ़ें? कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले क्यों लगा लेंगे, क्यों पढ़ें? तो वो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। किताब आप पढ़ेंगे, 300-400 पेज से कम की कोई किताब आती नहीं है। किताब पूरी मत पढ़िए। एसएन लाल की एक किताब अपने पास रखिए ज़रूर, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है कि पूरी किताब उठाया और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ना क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और फिर वही करिए जैसे नेशनल इनकम आपने लगाया, बैंक के बारे में लगाया, राजकोषीय व्यवस्था के बारे में लगाया, बजट सिस्टम के बारे में लगाया, तो उसको आप एसएन लाल में खोज के सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और वहीं उसको मार्क कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाने के साथ-साथ आप प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक रख लीजिए अपने पास। प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक में करंट अफेयर भी होता है और उसमें कुछ बेसिक भी अच्छे दिए होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो ये सब चीज़ें उसमें अच्छी से दी हुई हैं। तो इसको मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़िक्स करना ज़रूरी है। स्टैटिक पोर्शन को जब तक आप फ़िक्स नहीं करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस पर अधिक जोर देना है, किस पर कम जोर देना है, तभी आप क्लियर कर पाएँगे प्रीलिम्स को। समय कम है, 60 डे है, लेकिन ये उनके लिए 60 डे पर्याप्त है जिनके पास लिमिटेड सोर्सेज़ और उन्होंने अपने दिमाग को इतना समझा लिया कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है और बार-बार करना है। जब पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाए तो ऐसा नहीं कुछ नया लाएँ, फिर उसी को आप करिए जो मैंने आपको बताया है। एक किताब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी मैंने बता दिया है। लगाइए, जिस सेगमेंट में आपको लगे कि कन्फ्यूज़िंग है, उसको आप सीधे टेक्स्ट बुक पे जाकर के जो आपके पास रखी है, उससे आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर ज़रूरी लगता है तो नोट्स बनाने, आप नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम से पहले इतना शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि आप उसको रिवाइज़ कर सकें। उसमें का, की, होता है, ये सब शब्द हटा दीजिए। कुछ शॉर्ट टर्म यूज़ करके नोट्स बनाइए। टेक्नोलॉजी है तो TEC लिख दीजिए, प्रेसिडेंट है तो आप P लिख दीजिए, ठीक है? एनवायरनमेंट के बारे में तो ENV लिख दीजिए।
तो इस तरीके से शॉर्ट उसमें का होता है, में है, ये सब चीज़ें का में ये सब हटा दीजिए बीच के वर्ड, सिर्फ नोट बनाइए जो आप सिर्फ समझ सकें। इतना अगर आप 60 डेज़ मैं मान के चल रहा हूँ कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। और पहली चीज़, जो भी चीज़ आपने पढ़ रखा है उसको उस पर भरोसा कर लीजिए और उसको किताब और कोचिंग जो भी आपने कंप्लीट किया किताबों से कोई या कोचिंग का मटेरियल जो भी मिला उस पर विश्वास करिए और उसी पर इस अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट स्थिर रहिए। 60 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा आपके अंदर डर भय बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर बताइए मैं कैसे कर दूँ, कैसे मैं पहले अटेम्प्ट मुझे करना ही करना है। देखिए पहले अटेम्प्ट में तो सभी को करना होता है, किसने सोच के आना है कि मुझे तीसरे अटेम्प्ट में करना है, पहला तो मैं ऐसे दे रहा हूँ या पहला मैं ऐसे दे रहा हूँ मुझे तो 5वें अटेम्प्ट में करना है। करना सभी को पहले अटेम्प्ट में ही होता है। तो पहले अटेम्प्ट में करने का जब ये बर्डन अपने ऊपर लेकर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड रह के पढ़ाई कर रहे हैं। पहली चीज़ तो परिणाम उन्मुख अपने दिमाग को मत रखिए, सिर्फ अपने किताबों पर रखिए। कितना चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग गए हैं। अगर आपने टेस्ट आज तक एक भी नहीं दिया तो 4-5 टेस्ट लगा लीजिए, खुद को इवैल्यूएट कर लीजिए, खुद की स्टडी पहले से एग्जाम हॉल में जाने से पहले बना लीजिए कि 1 घंटे में कैसे करना है, पहले राउंड में कैसे, दूसरे राउंड में कैसे करना है, क्या हमारे गोले भरने में मिस्टेक हो रहे हैं। 4-5 टेस्ट लगा लीजिए। प्रीलिम्स के लिए इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप एक अच्छी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे एग्ज़ाम वाले दिन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत है। स्टैटिक पोर्शन में इतना आप कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि अभी यूपी स्पेशल के लिए लोग बोलते हैं कि यूपी स्पेशल कैसे किया जाए। यूपी स्पेशल के लिए मैंने जो किया था, बहुत ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं किया था। घटना चक्र वाली वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया था और परीक्षावाणी मेरे पास थी। परीक्षावाणी इसलिए रखा था कि उसे कुछ चैप्टर अच्छे लगते थे मुझे, इसलिए मैंने उसको पढ़ लिया। और किताबों को मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ा कि पेज 1 से लेकर के उसको लास्ट पेज तक मुझे पढ़ना है। मैं सिर्फ चैप्टर सेलेक्ट कर लेता था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 20 इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट पता कैसे चलता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। यूपी के लिए करंट अफेयर्स आती है, करंट अफेयर उसका यूपी से वाला पढ़ लीजिएगा और परीक्षावाणी किताब रख लीजिए। इसके अलावा मत करिए कुछ, बिना कुछ मैंने किए इसमें मेरा प्रीलिम्स में स्कोर यूपी के क्वेश्चन मेरे सही हो जाते थे। जो भी 4 प्रश्न वो पूछते थे, कभी कोई संस्थान का पूछ लिया, प्रोडक्शन का पूछ लिया, टैग के बारे में पूछ लिया। तो करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, परीक्षावाणी मोर देन इनफ। इसके लिए परेशान मत होइए। बात कर लेते हैं अब करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने डिटेल में बात किया हुआ है पहले भी, फिर से बता देता हूँ। एक मैगज़ीन, कोई भी एक मैगज़ीन जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो, घटना चक्र की पढ़ रहे हो, क्रॉनिकल की पढ़ रहे हो, कोई एक मैगज़ीन को पढ़ रहे हो, उसको तसल्ली से आप पढ़ो। और लास्ट एग्ज़ाम के समय पर आपको एक मैगज़ीन मिल जाएगी, आँख वाली आती है घटना चक्र की वो, और एक घटनासार। घटना चक्र की जो आँख वाली आती है उसको अच्छे से करना है। घटनासार में शुरुआत में एमसीक्यू टाइप, वन लाइनर टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको उनको अच्छे से कर लेना है। नोट्स बना लीजिए। कोई अगर न्यूज़ चैनल आप सुनते हैं तो उससे कुछ फैक्ट लिख लीजिए। अगर दृष्टि की वेबसाइट को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके नोट्स लिख लीजिए। लेकिन करंट अफेयर में मैंने पहले बताया अपने वीडियो में कि करंट अफेयर तब आप पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं तो कोई भी किताब आप पाएंगे आप उसको पढ़ते जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा महत्वपूर्ण क्या है। पिछले 4-5 सालों को करंट अफेयर के टेंडेंसी को देखिए और प्रतिदिन उसको इतनी बार अपने नज़रों से गुजारिए कि जब आपके पास घटना चक्र की किताब आए, घटनासार आए, तो आप उसको स्किम करके समझ सकें कि क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, पूछा कैसे जाता है। क्योंकि कोई भी एक इवेंट होता है, अब मान लीजिए इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसमें कुछ नहीं तो 500 फैक्ट बन सकते हैं, लेकिन उन 500 फैक्ट में से कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं, उसको आपको दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करंट अफेयर करने से पहले अच्छे से देख लीजिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ को हम छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ इतना करिए। मासिक पत्रिका बता दिया, कोई भी एक वेबसाइट अगर कर रहे हैं, और लास्ट में 2 मैगजीन आ जाएगी। प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ है। इन सब के अलावा एक सलाह देना चाहूँगा कि जैसे अभी पैटर्न बदला हुआ है, पैटर्न बदलने के बाद बहुत सारे लोग का दिमाग इस पे चला गया कि मेंस कैसे होगा, नए सिलेबस यूपी स्पेशल कैसे पढ़ेंगे, क्या अभी से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दें। सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, पूरा ये छोड़ दीजिए कि मेंस कैसे होगा, टेस्ट सीरीज अभी से लिखना स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें। जब आपने अभी तक नहीं किया है तो मतलब कि आप आगे भी दो महीने में नहीं करेंगे तो चीज़ें चल जाएंगी।
जिनको करना था वो फरवरी तक जनवरी तक आंसर राइटिंग करते रहे होंगे, अब वो आंसर राइटिंग छोड़ के अब टोटली फोकस करेंगे प्रीलिम्स पे, जिनकी रणनीति अच्छी रही होगी। बात हो सकता है आपको थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन यदि अगर आपने अभी तक नहीं किया टेस्ट सीरीज़ तो आप बताइए, सॉरी आंसर राइटिंग नहीं किया है तो आप अभी 2 महीने में आंसर राइटिंग करके क्या कर लेंगे। इससे अच्छा है कि आप आंसर राइटिंग को रोकें और पूरा दिमाग इस पर ध्यान लगाएं कि प्रीलिम्स को क्लियर करना है कैसे भी। और देखिए अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो विश्वास मानिए आप मेंस के लिए पूरी तरीके से 4 महीना डिवोट होकर पढ़ते हैं और आपका एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, पूरा सिलेबस आपका एक बार कवर हो जाता है। आप टेस्ट सीरीज लिख लेते हैं, आप पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हैं और सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। इन चीज़ों से बाहर आ जाइए कि पैटर्न बदल गया है, इसको करेंगे कैसे। इसकी चर्चा आप 14 मई के बाद कर लीजिएगा, 15 मई को बैठ करके सिर्फ मेंस पर ही चर्चा करना, और पेपर अच्छा हुआ होगा तो मेंस पर चर्चा भी आपको अच्छी लगेगी सुनने में। तो अभी पूरा ध्यान पूरा एकाग्रचित कर दीजिए खुद को कि प्रीलिम्स पर। मेंस में ना आपको आंसर राइटिंग करना है, ना आपको आईआर पढ़ना है, ना आपको एथिक्स की चिंता करनी है। जिनको ये अटैम्प्ट देना है पूरी तरीके से फोकस हो जाएं कि मुझे प्रीलिम्स ही करना है। ये 2 महीने में 60 दिन में पूरी तरीके से झोंक दीजिए प्रीलिम्स के लिए। और दूसरी चीज़ है, दूसरी सलाह आपको दूंगा कि जो भी सोशल मीडिया भी आप यूज़ कर रहे होंगे, अगर फेसबुक है आपको लगता है कि रील देखने में या फेसबुक आपका बहुत समय ले रहा है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। कोई भी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन करें, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं डीएक्टिवेट कर दीजिए, फेसबुक है उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। 2 महीने डीएक्टिवेट कर देंगे, कुछ आपका काम नहीं बिगड़ेगा। 2-3 दिन आपको समस्या लगेगी लेकिन वो धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई की तरफ चले जाएंगे। जो बचा हुआ समय रहता है आप उसको कुछ अदर जगह में लगा सकते हैं, न्यूज़ पढ़ने में लगा सकते हैं, या यूट्यूब वीडियो में बहुत से अच्छे चैनल भी कुछ हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बहुत ज़्यादा चैनल आपको कंफ्यूज करे, बहुत सी चीज़ें बताए, मेंस को लेकर के कंफ्यूज करे, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा 2 महीने दूरी बना के चलिए। अपनी किताबों को अपने टेबल पर, अपनी पेन पर अधिक भरोसा करिए, अपने सोर्सेज पर अधिक भरोसा करिए, बजाय कि कोई और कुछ बताए कि बस इसको पढ़ लो प्रीलिम्स हो जाएगा, बस इसको पढ़ लो प्रीलिम्स हो जाएगा, 30 दिन में इसको कर लें प्रीलिम्स हो जाएगा। इससे सिर्फ भटकाव आता है। और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन 5-10 मिनट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीट नंबर कम हो रही है, 173 अभी सीट है, वो बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपटीशन नहीं है, कि सभी का प्रीलिम्स होगा ऐसा भी संभव नहीं है। जिनकी रणनीति अच्छी है, जो स्थिर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका तैयारी अच्छी है, होना उतनों का ही है। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड रखकर ना पढ़ें। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब, परिणाम उन्मुख मत रखिए, खुद पर ये बोझ मत डाल दीजिए कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है और पहले अटैम्प्ट में ही मुझे क्लियर करना है। इतना कर लीजिए जितना मैंने पहले बताया है बहुत है। और बुक सोर्सेज के लिए लोगों ने मुझसे कहा था, बुक सोर्स मैं पहले कई बार शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया हुआ है, अभी भी शेयर कर दूँगा, और वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक में भी मैंने और अपने कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है लिंक को, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए। आगे मैं और भी चीज़ें, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती हैं तो मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। अभी इतना करिए, विश्वास रखिए, ये चीज़ें बहुत लंबे अनुभव के बाद मुझे समझ में आई थी, और इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ और बताता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करें, बजाय कि इधर उधर भटकाव के। थोड़ा सा भटकाव आप कम कर लेंगे, जितना भटकाव कम रहेगा उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक रहेंगे। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको एड्रेस करूँगा। थैंक यू।